चैप्टर 9 रोलर्स। अगली सुबह घर में सो रहे लेस्ट्रेंज की नींद एक बच्चे की हंसी से खुल गई। डिक उस कोने से गायब हो गया था जहां वह सोता था। उसे किरनी ने बाहर निकाला, जिसकी आवाज उसे डांटते हुए सुनाई दे रही थी। अब तो डिक, अब तो इसे नीचे उतारो या मैं तुम्हें घर में वापस डाल दूंगा। इसे नीचे उतारो, मैं तुमसे कहता हूँ। चुप्पी। लेस्ट्रेंज ने बाहर झांककर उस आदमी और बच्चे को देखा। किरनी काफी देर तक जागता रहा होगा, क्योंकि दाहिनी ओर एक छोटी सी जगह पर आग जल रही थी, जहां इस बात के प्रमाण थे कि इस जगह के पुराने निवासी अक्सर खाना बनाते थे। एक केतली जल रही थी और रानाटोंगा से आई क्रॉकरी के बर्तन घास के मैदान में सजे हुए थे, और एक कॉफी पॉट भी था। किरनी नाश्ता तैयार कर रहा था, जबकि बच्चा उसके पास खड़ा था, थोड़ी दूर पर घास के मैदान पर, उछल कूद करते हुए और चमकीली आंखों से तैयारियों को देखते हुए। एक नवागंतुक पक्षी था, जिसके पंख चमकीले थे। लेस्ट्रेंज ने अपने कपड़े पहने और कॉफी बनते समय बाहर आ गया, जिससे हवा उसकी खुशबू से भर गई। आप उसे डिक क्यों कहते हैं? लेस्ट्रेंज ने घास के मैदान पर बैठते हुए पूछा, जबकि दूसरा अपनी तैयारी में लगा हुआ था, जबकि बच्चा, जो इस काम में रुचि खो चुका था, पक्षी का पीछा कर रहा था। ठीक है सर, किरनी ने कहा, ये सिर्फ एक नाम है जो उसने जहाज पर खुद को दिया था। बोवर्स ने उसका नाम डिक रखा और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, और उसने कहा, डिक, और फिर वह चुप हो गया। वो सबसे चुप रहने वाला बच्चा है जिसे मैंने कभी देखा है, और मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने उसे पाला होगा, उन्हें अपनी जीभ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए होगा। किरनी अपनी जीभ से बहक गए, अचानक चुप हो गए, लेकिन लेस्ट्रेंज ने ध्यान नहीं दिया, उनका दिमाग दूसरे मामलों में था। उन्होंने अपना चेहरा घर की ओर करके अपनी सीट ली थी, और जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ा, उनके विचार सामने आए। किरनी, उसने कहा, उस छत और दीवारों को देखो। क्या तुम मुझे कुछ बेत काट कर दे सकते हो और छप्पर बनाने के लिए कुछ पत्ते ला सकते हो? मैं छप्पर को अंदर से जांच रहा हूँ और यह काफी सरल है। पत्ते बड़े बेंतों से सिले हुए लगते हैं जो बीम बनाते हैं। लॉर्ड सर, किरनी ने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं चीजों को थोड़ा और व्यवस्थित कर लूंगा, तब मैं ये काम करूंगा। कैनवास उन पत्तों से बेहतर होगा, और कैप्टन स्टेनिस्ट्रीट ने कैनवास का एक बड़ा रोल बचा रखा है, ये सोचकर कि मैं एक तंबू बनाना चाहूंगा। नहीं, लेस्ट्रेंज ने कहा, मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ। इसके बारे में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं इसे खुद करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, किरनी, मेरे बच्चों के बारे में और वे यहाँ कैसे रहते थे? हाँ सर, किरनी ने कहा, मैंने यह बात बोवर्स से सुनी है। वे यहाँ रहते थे और साथ साथ बड़े हुए। लेस्ट्रेंज ने आगे कहा, यहाँ खुले में और जंगलों में खुशहाल जीवन जी रहे थे, जो लोग शहरों के बनने से पहले जानते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी दिन जान जाऊंगा कि किस दुर्घटना ने उन्हें समुद्र में बहा दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होने से कुछ समय पहले ही उन्होंने वह घर बनाना शुरू कर दिया था। क्यों? किरनी, जो लेस्ट्रेंज से बेहतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को जानता था, के पास एक उत्तर था, एक समझदारी भरा उत्तर कि शायद किसी तूफान ने उनके पहले घर को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बच्चों के विषय से यथासंभव दूर रहना चाहता था। और लेस्ट्रेंज ने आगे कहा, खैर, ये सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि उन्होंने इसे अनजाने में बनाया था, सहज रूप से यह जानते हुए कि मैं आ रहा था, ये जानते हुए कि मृत्यु उनके करीब आ रही थी, इसे मेरे लिए अधूरा छोड़ दिया उनके लिए पूरा करने के लिए। किरनी बातचीत के इस मोड़ से स्पष्ट रूप से असहज था, फिर भी चुप रहा। बोवर्स ने जो कहा था, और अपने स्वयं के अवलोकन से, वह जानता था कि लेस्ट्रेंज हर बिंदु पर समझदार था, सिवाय इस बिंदु के। सहज ज्ञान ने उसे बताया, या उसे संकेत दिया, कि इस तरह से समझदारी से ढका पागलपन अगर खुल जाए तो खुले और सामान्य पागलपन से भी बदतर हो सकता है, जैसे कि बूढ़े सैम फिशर का, जिसके साथ उसने सालों पहले यात्रा की थी, एक साफ सुथरा आदमी, फिर भी हानिरहित और अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम। उसे लेस्ट्रेंज की हिंसा का कोई डर नहीं था, लेकिन अगर वो गरीब सज्जन लेगून में भाग जाता है,
के दर्शन उसे चुप रहने पर मजबूर कर देते थे। ठीक उसी समय वह पक्षी जिसका पीछा डिक कर रहा था, हवा में उछला और उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए घर की छत के किनारे पर आकर बैठ गया। बच्चा उसके पीछे दौड़ा और नीचे खड़ा होकर अपना हाथ ऊपर उठाया। कोको, डिक चिल्लाया, लेकिन पक्षी, जो स्पष्टतः नए लोगों से परेशान और हैरान था, उसने सभी प्रलोभनों का विरोध किया और अनिर्णय की एक क्षण की अवधि के बाद हवा में ऊपर उठा और पेड़ों के पार चला गया। लेस्ट्रेंज को इस बात का ध्यान नहीं था। वो उठकर लेगून के किनारे तक चला गया था, जहां नावें खड़ी थीं, नॉर्थम्बरलैंड की पुरानी टूटी हुई नावें और रानाटोंगा की नावें। ऐसा लग रहा था कि वह घर बनाने के बारे में सब कुछ भूल गया है। ये तथ्य श्री क्यनी के मन को राहत देने वाला था, जो बेत काटना और ताड़ के पत्तों का शिकार करना नहीं चाहता था, बल्कि मछली पकड़ना चाहता था। अपनी पाइप जलाकर वह पानी के किनारे तक गया और 10 मिनट बाद उसने अपने जहाज को सुरक्षित रूप से लेगून में पहुंचा दिया, जो एक विशाल गहरे तालाब के ऊपर लंगर डाले हुए था और डिक की नज़र में था। बच्चा व्यस्त था। उसके पास घर के पीछे किसी गड्ढे में छिपे हुए खिलौने थे जिन्हें उसने खोदकर निकाला था, पत्थर और रंगीन मूंगे और सीप के गोले, जिनसे वह घास पर आकृतियां बना रहा था। वह काफी खुश और संतुष्ट लग रहा था। रानाटोंगा जहाज पर, उस अजीब मृत नींद से जागने पर, जैसा कि स्टैनिस्ट्रीट ने सुझाया था, जामुन के जहर के कारण, पहले तो उसे अपने माता पिता की याद आई। उसने डैडी पुकारा और किसी काल्पनिक व्यक्ति की ओर अपनी बाहें फैला दी, लेकिन क्या दवा ने कुछ पर्दा डाल दिया था या वह द्वीप पर अपने माता पिता के जंगली जीवन में उनकी लंबी अनुपस्थिति का आदी हो गया था? कौन कह सकता है। लेकिन उस क्षण से संतुष्ट होकर वह जल्द ही स्कूनर के डेक, मस्तूलों, पालों और चालक दल के प्रति अपनी तीव्र रुचि को भूल गया जो उसके दिमाग में थी। लेस्ट्रेंज अपने हुक पर केकड़े का एक टुकड़ा लेकर नीचे चित्रित दुनिया को देखते हुए गनल पर झुका हुआ था। जिस तरह बच्चा अपने खेल में व्यस्त था, उसी तरह वह और जिम क्यनी भी मछली पकड़ने में व्यस्त थे। छोटी मछलियों का एक झुंड, पूरा समूह एक हाथ से भी बड़ा नहीं था, एक चांदी के बादल की तरह गुजरता था। उसकी छाया मूंगा और रेत के पैच के पार चलती थी, फिर हिलते हुए गल्फरों वाला एक स्कारस चक्कर लगाता, चारा सूंघता और निकल जाता। मछली और छाया अचानक और पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो जाती। लेगून तल के एक निश्चित दूरी के भीतर चलने वाली हर चीज की अपनी छाया होती थी, एक ऐसी चीज जो अविभाज्य, अंधी, फिर भी गति से संपन्न होती थी और उस वस्तु की नकल करती थी जो उसे ठोसता और रंग के अलावा हर चीज में डालती थी। पानी के माध्यम से देखी जाने वाली ये मछली की छायाएं लेस्ट्रेंज के लिए बिल्कुल नई चीजें थीं, जो हवा के माध्यम से देखी जाने वाली स्थलीय छायाओं से कुछ सूक्ष्म तरीके से अलग थीं। उन्होंने क्यनी से उनके बारे में टिप्पणी की, जिन्होंने सहमति व्यक्त की कि जब आप उनके आदी नहीं थे तो वे रम दिखते थे। और कौन जानता है, लेस्ट्रेंज ने स्टैनिस्ट्रीट के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा, क्या हम अपनी वास्तविक आत्मा की छाया नहीं हैं, किरनी? कुछ भी नहीं जानते हुए और बस अपनी आत्मा की हरकतों और आदेशों का पालन करते हुए, क्या तुमने कभी इन मामलों के बारे में सोचा है, किरनी? नहीं, सर, नाविक ने उत्तर दिया। मैं कभी भी सीखने में अच्छा नहीं था। लेस्ट्रेंज जवाब देने ही वाले थे कि एक मछली ने उनका चारा खा लिया, जो एक रॉककॉड मछली जैसी चीज थी, जिसकी पीठ पर एक चमकदार लाल पट्टी थी, जिसका वजन 4 या 5 पाउंड था, और जब उसे ऊपर खींचा गया तो वह पानी में छींटे मार रही थी। लेस्ट्रेंज ने जब इस आत्मा को जहाज पर लाया तो किरनी को राहत मिली। ऐसा लगा कि उसने दूसरे गनल पर सट्टा दर्शन डाला है। अपनी पकड़ से एक लड़के की तरह उत्साहित होकर उसने फिर से चारा डाला और मछली पकड़ना फिर से शुरू हो गया। इस द्वीप पर एक चीज थी जो सूरज की तरह स्थिर थी, भूख की तरह आग्रही और मौत की तरह दयालु थी, नींद। मुंह में कोई बुरा स्वाद नहीं, हाथ में कोई बुखार भरा सपना नहीं। भगवान ने जैसी नींद बनाई थी और इंसान ने उसे बिगाड़ा नहीं था, वैसी नींद। रानाटोंगा जहाज पर सवार डिक ने अपनी नींद की क्षमता और खेल के बीच में भी सो जाने की अपनी क्षमता से बोवस को चकित कर दिया था। यहाँ भी यही हुआ। आज दोपहर दिन खत्म होने के बाद द्वीप पर एक भी सचेत व्यक्ति नहीं था।
लेस्ट्रेंज एक किताब लेकर सो गया था और आधे पन्ने ने उसे विस्मृति में डुबो दिया था। किरनी एक पेड़ के नीचे दुनिया से खो गया था और डिक एक पत्ते की तरह मुड़ा हुआ विस्मृति में उस खिलौने को पकड़ रहा था जिसे नाविक ने उसके लिए काटा था। एक छोटी नाव जो तर्जनी से भी बड़ी नहीं थी, कुछ ही मिनटों में खुरदरी हो गई, लेकिन फिर भी एक नाव थी। उस शाम सूर्यास्त से ठीक पहले हवा एकदम शांत हो गई थी। खुले में रहने पर हवा की हल्की सी सांस भी महसूस होती है। मनुष्य की इंद्रियों से बढ़कर कोई एनीमोमीटर नहीं है और शांत हवा न केवल मनुष्य की इंद्रियों को प्रभावित करती है बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करती है। आप इसे डेक के नीचे भी महसूस करते हैं जैसे आप इसे ऊपर महसूस करते हैं। ये प्रकृति में एक अप्राकृतिक चीज है जिसकी आत्मा गति, तनाव, तूफान है। वृक्षावलियां त्रिविम शांति में खड़ी थी और चट्टान के पार विशाल समुद्र ने अपना गीत धीमा कर दिया था। लहरों की अफवाह दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह कम हो गई थी। लेस्ट्रेंज सोने से पहले नाविक के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। किरनी, जो कि अच्छी तरह से खाया पिया था, मुंह में पाइप लिए और पीठ के बल पेड़ की ओर बातचीत के मूड में था। इस बात से अनजान कि क्या हो सकता है, जीवन और भविष्य के उस डर से मुक्त था जो हर उस व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है जो $1 बदलता है। जहाज पर जीवन की थकान से मुक्त जिम किरनी इतना मिलनसार था मानो वह बॉम्बे तट पर किसी बार में हो। विस्की का नशा नहीं था, लेकिन और चूंकि यह एक ऐसी कहानी है जो सच न होने पर तुरंत बिखर जाएगी, लेस्ट्रेंज का नशा मौजूद था। किरनी के लिए लेस्ट्रेंज न केवल एक गरीब सज्जन थे जिनकी देखभाल की जानी थी, बल्कि एक अद्भुत अमीर आदमी थे। एक आदमी जो रानाटोंगा जैसे स्कूनर को कमीशन दे सकता था। वह अपने आप में सम्मान पाने वाला व्यक्ति था, लेकिन फोक का ला ने इस पर कड़ाई की थी, जो कि जनसाधारण की प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो किसी व्यक्ति को तथ्य और सत्य से परे गिरा देगा या उसे ऊंचा कर देगा। रानाटोंगा के फोकस ने लेस्ट्रेंज को नोब्स हिल की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। वह इतना ऊंचा नहीं था और किरनी को उसका हक देते हुए वित्तीय दुनिया में लेस्ट्रेंज की ऊंचाई का उसके साथ रहने के फैसले से कोई लेना देना नहीं था। वह फैसला एक पल में पैदा हुआ था और शायद समुद्र की बीमारी और डिक के प्यार का मूल था। फिर भी लेस्ट्रेंज की समृद्धि उसके आसपास के वर्तमान संतोष में एक शक्तिशाली अंतर्निहित कारक थी। सूर्यास्त की अंबर आभा फीकी पड़ गई थी जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से दूर खड़े होकर छोटे से घर के एक ओर बैठे थे। किरनी अपनी पीठ एक ब्रेड फ्रूट की ओर करके बैठा था। लेस्ट्रेंज खुले में अपनी तरफ झुका हुआ घास तोड़ता हुआ बातें करता हुआ बैठा था। क्या आपने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया है, श्रीमान? किरनी ने दूसरे की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए कहा। नहीं, किरनी, लेस्ट्रेंज ने जवाब दिया। मैंने इसे कई साल पहले एक बार आजमाया था और यह मुझे पसंद नहीं आया। मुझे इसकी गंध पसंद है, लेकिन मैं धूम्रपान नहीं कर सकता। विस्की के साथ भी ऐसा ही है। मैंने विस्की आजमाई है। मैंने इसे एक बार आजमाया था। मैंने खुद से कहा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, और मैं सैन फ्रांसिस्को के पैलेस में गया। आप जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा होटल बनाया है और मैंने शराब पी। हाँ सर, दिलचस्पी दिखाने वाले किरनी ने कहा। मैं नशे में धुत होने का इरादा नहीं रखता था, दूसरे ने कहा, लेकिन मैंने दूसरे लोगों के साथ शराब पी और मैं भूल गया। हाँ, विस्की एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो आपको कुछ पल के लिए भुला देती है। मुझे उस शाम की पूरी घटना अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से याद है, एक हद तक। हम घुड़दौड़ के बारे में बात कर रहे थे और मुझे घुड़दौड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानता हूँ। इसमें मेरी दिलचस्पी थी। हमने दूसरी बहुत बुरी चीज़ों के बारे में बात की। मैंने खुद को एक बिलियर्ड रूम में पाया और मैं 2 लोगों से बात कर रहा था और खिलाड़ियों पर दांव लगा रहा था और पैसे दांव पर लगा रहा था। और फिर किरनी, मैं अगली सुबह मैं उठा और मेरी जीभ पर सिर्फ एक गंदा स्वाद था और यह एहसास कि मैंने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्हें मैं प्यार करता था, उन्हें भूल गया, भले ही एक पल के लिए ही क्यों न हो। ठीक है सर, यह एक आदमी के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, और यह सच है, नाविक ने अपनी पाइप से डोटल को टैप करते हुए कहा।
फिर बैठक स्थगित हो गई और उगते हुए चंद्रमा को शांत समुद्र पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। चांद पूरा उग चुका था जब लेस्ट्रेंज, जो घर में सो रहा था, एक गड़गड़ाहट भरी, संतुलित और लयबद्ध ध्वनि से जाग उठा, जिसने रात को एक बड़े ढोल की गंभीर ध्वनि की तरह भर दिया। वो उठा और सोते हुए बच्चे को पार करके घास पर निकल आया। किरनी बाहर था और चांदनी रात में खड़ा था, अपनी आंखों पर छाया डालकर समुद्र की ओर देख रहा था। नाविक चिल्लाया, ये चट्टान पर टूट रहे हैं, सर। भगवान, इसे देखिए। दूर चट्टान के ऊपर से स्प्रे उड़ रहा था और बड़े रोलर्स की गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। चट्टान चांद के नीचे जलती हुई और धुआं उगलती हुई लग रही थी, जबकि बाहरी समुद्र तट पर फटने वाले तूफानी समुद्र से झाग बहाव की धाराएं चादरों में लिपटे भूतों की तरह उठ रही थीं, हवा रहित और क्रिस्टल की तरह स्थिर वातावरण में उठकर घुल मिल गईं और गायब हो गईं। रात की निस्तब्धता ने इस दृश्य को भयावह बना दिया था, साथ ही ये तथ्य भी कि समुद्र का क्रोध अभी भी बढ़ रहा था। चादरों के ऊपर सीगल चांदनी में बेतहाशा उड़ रहे थे और उनकी आवाज के ऊपर से लहरों की गड़गड़ाहट और भी तेज होती जा रही थी। जंगल में अब इसकी ध्वनि गूंज रही थी और अब चट्टान के ऊपर क्रिस्टल की एक रेखा की तरह पहली तटवर्ती लहर का मुख दिख रहा था। बर्फ और धुएं के साथ लेगून में आग लग गई और उसके बाद दो और आग लग गई। ये चरमोत्कर्ष था। जैसे जैसे आतंक आया वैसे वैसे ये खत्म होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। आखिरकार सर्फ की पुरानी शाश्वत बड़बड़ाहट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, किरनी ने कहा, ये तो सबसे बढ़कर है, भूकंप नहीं, सर। मुझे लगता है कि उत्तर में कोई बड़ा तूफान आया है, उनमें से एक चक्रवात है और इसका धक्का ज्वार और धारा के खिलाफ नीचे की ओर आया है। भगवान स्कूनर की मदद करे अगर वो उससे टकरा गया हो। समुद्र अभी भी बड़ा है, उस सर्फ को सुने। क्या हम चट्टान पर चलें, सर, और एक नज़र डालें? उन्होंने नाव ली। चांदनी में रास्ता आसान था और जब वे चट्टान पर पहुंचे तो मूंगा अभी भी भीगा हुआ था और चट्टान के तालाब पानी से लबालब भरे हुए थे। बाहरी समुद्र तट पर रोलर्स अभी भी आ रहे थे। अब वे विशालकाय नहीं थे, फिर भी महान थे। चांदनी रात में गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो मेट्रोनोम की ताल से नियंत्रित लग रहे थे। उत्तर से आगे बढ़ रहे थे, जहां एक दिन पहले सूर्यास्त के विपरीत रंटोंगा के पाल समुद्र रेखा के पार नजरों से ओझल हो गए थे।